स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। आज की क्लास से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ेंगे। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल आपके सभी प्रकार के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाली है। किसी भी स्तर का प्रश्न हो, आप इसको आसानी से कर पाएंगे यदि आप एक सामान्य तौर पर इसे पढ़ने का प्रयास करें। आज की जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की पहली क्लास है, उस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश का ओवरऑल डाटा हम एक क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो अगली क्लासेस होंगी, उसमें हम धीमे 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 करके उत्तर प्रदेश के हर पहलू को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग उत्तर प्रदेश से करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय किस प्रकार है, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश के किन आंकड़ों को आधार बनाकर आज प्रदेश को पूरे देश में किन स्थानों पर रखा गया है। तो कुछ इसी प्रकार की चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश है क्या, उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत 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 को एक रेखा है, कर्क रेखा, जो दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तर भारत। उत्तर भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम भारत के मैप को ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा मैप बनेगा भारत का। और भारत के बीचों बीच से बेटा एक रेखा जाती है, जिस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जब हम इस रेखा की बात करते हैं तो ये रेखा समूचे भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले भारत को उत्तर भारत या उत्तर दिशा में स्थित भारत को उत्तर भारत के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण दिशा में स्थित भारत को दक्षिणी भारत के नाम से जाना जाता है। साउथ इंडिया आपने सुना होगा। अगर हम बेटा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर भारत का एक भाग है। भारत के उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश पड़ा। तो बेटा अगर हम बात करें उत्तर भारत, उत्तर भारत में एक प्रदेश है, जिस प्रदेश का नाम क्या है बेटा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक सीमांत प्रदेश है। सीमांत प्रदेश का मतलब ऐसा प्रदेश जिसके बाहर जाने पर आपको भारत की सीमा खत्म होती दिखाई देगी। जैसे आप उत्तर प्रदेश को पार करेंगे तो आपको उस भारत की सीमा का अंतिम छोर मिलेगा और वहीं से आप नेपाल में प्रवेश कर पाएंगे। इसी वजह से उत्तर प्रदेश को भारत के सीमांत प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश एक सीमांत प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? सीमांत प्रदेश है। अब एक बहुत विख्यात व्यक्ति हुए जिनका नाम हुआ रस्किन बॉन्ड। क्या नाम हुआ बेटा? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने अपने लेखों में उत्तर प्रदेश की विशेषताओं को बताते हुए यह संबोधित किया कि मैंने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, समस्त विश्व के लगभग अधिकांश देशों को घूमा और वहाँ की कला एवं संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास किया, किंतु उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश मैंने आज तक नहीं देखा, जो कि विषमताओं का केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश में विषमताएं बहुत पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश विषमताओं का प्रदेश है। विषमताओं का प्रदेश है। किस प्रकार की विषमताओं की बात कर रहे हैं? यहाँ पर भौगोलिक विषमता है। भौगोलिक विषमता का मतलब उत्तर भारत में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर कुछ अलग प्रकार की जमीन पाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में आकर देखेंगे तो यहाँ पर मैदानी भागों की संख्या ज़्यादा होगी। दक्षिण में जाएंगे तो आपको वहाँ पर पठारी मिट्टी जरूर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की विशेषताएं हैं। दूसरी है सांस्कृतिक विशेषता, मतलब पहनने, कपड़े के पहनने के तरीके परिवर्तित होंगे, बोलचाल की भाषा भी परिवर्तित होगी, रहन-सहन का स्तर भी परिवर्तित होगा, खान-पान भी परिवर्तित होगा। ये ढेर सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी। इसी कारण उत्तर प्रदेश अनूठी विषमताओं को समेटे हुए भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जहाँ पर इतनी विषमताएँ पाई जाती हैं। ऐसा रस्किन बॉन्ड कह गए हैं।
तो आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थिति को जाना कि भैया जो कर्क रेखा है वो समूचे भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला भारत या उत्तर दिशा में स्थित भारत को उत्तरी भारत की संज्ञा दी जाती है। दक्षिण दिशा में स्थित भारत को दक्षिणी भारत की संज्ञा दी जाती है। उत्तरी भारत का एक प्रदेश है जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। क्योंकि ये भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, इस वजह से इसे उत्तर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। अब हम एक बार स्थिति पर गौर कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको ये मैप दिख रहा है, ये भारत का राजनीतिक मैप है। ये भारत का मैप है। भारत में बेटा अगर हम बात करें तो भारत राज्यों का समूह है और भारत में 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। इन 28 राज्यों में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर इस पूरे भारत के मैप में हम उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखें तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। जब आप उत्तर प्रदेश को जैसे ही पार करेंगे तो यहाँ पर एक देश है नेपाल। आप नेपाल में प्रवेश कर जाएंगे। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को भारत का सीमांत प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। अगर यहीं पर हम देखने का प्रयास करें कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन-किन राज्यों से स्पर्श होती है, तो सबसे पहला राज्य आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के जस्ट ऊपर आप देखेंगे एक छोटा-सा हिस्सा कवर हो रहा है इस राज्य का, जिसे कहेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश। क्या कहेंगे बेटा? हिमाचल प्रदेश। थोड़ा घूम कर आएँगे, ये एक छोटा-सा राज्य है। इस राज्य की भी सीमा उत्तर प्रदेश से टच हो रही है। इस राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा। फिर आप देखेंगे एक छोटा-सा ये क्षेत्र है, जिसकी सीमा भी उत्तर प्रदेश के साथ साझा हो रही है। ये है बेटा भारत की यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है दिल्ली। फिर थोड़ा घूम कर आएँगे तो आप देखेंगे ये हिस्सा भी टच हो रहा है। राजस्थान भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को साझा कर रहा है। फिर थोड़ा नीचे घूम कर आएँगे तो सबसे लंबी सीमा आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश साझा कर रहा है। फिर थोड़ा इधर आएँगे तो आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा। छत्तीसगढ़ के बगल में आएँगे तो आपको राजस्थान दिखेगा। माफ़ी चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के बगल में आएँगे तो झारखंड दिखेगा। थोड़ा ऊपर आएँगे तो आपको बिहार दिखेगा और फिर घूमकर वहीं पहुँच जाएँगे नेपाल। तो ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश हैं। मतलब ये वो प्रदेश हैं जिनकी सीमाएँ उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ती हैं। एक बार अगर आप मैप में देखने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाएँगी। जैसे कहाँ से शुरुआत करी थी? सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा का एक छोटा-सा भाग है दिल्ली, दिल्ली से बगल में राजस्थान, राजस्थान से घूम कर आएँगे तो आपको नीचे मिलेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, झारखंड के बगल में बिहार, बिहार के ऊपर नेपाल। तो आपको हूबहू ऐसी चीज़ें याद होने लगेंगी यदि आप अपने सामने मैप को रखेंगे और बार-बार चीज़ों को देखने का प्रयास करें। तो ये उत्तर प्रदेश की स्थिति हमने समूचे भारत में देखी कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में एक राज्य कौन-सा है बेटा? उत्तर प्रदेश है, जो कि भारत का सीमांत प्रदेश है। उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, जिसकी सीमा 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी और 1 देश के साथ साझा होती है। अब ये आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा। अगर इस उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जिलों की संख्या बेटा कितनी है? 75। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जो आपको ये टूटे हुए भागों में दिख रहे होंगे। किसी भी प्रदेश के नियमित रूप से संचालन के लिए प्रदेश में रह रही जनसंख्या को समूची सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रदेश को छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है और उन छोटी-छोटी इकाइयों को हम लोग जिलों के नाम से संबोधित करते हैं। तो उत्तर प्रदेश 75 जिलों को समेटे हुए है और भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें जिलों की संख्या इतनी ज़्यादा है। कितनी संख्या है बेटा? 75 है। और अगर हम लोग जनसंख्या के हिसाब से भी देखें तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। इसी जनसंख्या के विभाजन के कारण इसी जनसंख्या के छोटे-छोटे टुकड़ों को नियंत्रित किया जाता है जिलों के माध्यम से। तो अगर हम लोग देखें उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है और ये 75 जिले आपको दिख रहे होंगे। अभी आगे चलकर एक क्लास हम लोग लेंगे, जिस क्लास में हम लोग जिलों को भरने की शुरुआत करेंगे और हम सीखेंगे कि आसान से आसान भाषा में जिलों को याद कैसे किया जाता है। फिलहाल एक बार इस पे नज़र बना लेते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ नेपाल के साथ सीमा साझा हो रही, फिर उत्तराखंड के साथ भी साझा हो रही जैसा कि अभी आपको मैप में दिखाया। फिर हिमाचल प्रदेश के साथ साझा हो रही, इधर हरियाणा, फिर देखिए दिल्ली,
दिल्ली से के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, दोनों गा से हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। फिर घूम कर आएँगे राजस्थान। तो अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें ऐसे ही दिख जाएँगी, मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा। ध्यान से देखिए, ये 2 जिले हैं किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? राजस्थान के साथ साझा कर रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश देखिए, यहाँ से भी समेटे हुए हैं, यहाँ से भी समेटे हुए हैं, नीचे से भी समेटे हुए हैं। फिर देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। फिर देखिए झारखंड, फिर आप देखिए बिहार और घूम फिर के फिर पहुँच गए कहाँ? नेपाल। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा कौन साझा करता है? 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी प्लस 1 कंट्री। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र कुछ इस प्रकार। अब हम लोग बारीकियों से उत्तर प्रदेश को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको ये 2 मैप दिख रहे हैं, इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप गूगल से डाउनलोड भी कर लीजिएगा और वहीं से आप इसको पढ़ने की शुरुआत करेंगे। इसके 2-3 आप फ़ोटोकॉपियाँ निकलवा लेंगे और फिर इनको भरने का प्रयास करेंगे। पहला ये जो मैप आपको उत्तर प्रदेश का दिख रहा है, ये राजनैतिक मैप। कैसा मैप है बेटा? राजनैतिक मैप, राजनैतिक। और ये वाला जो आपको बेटा दिख रहा है, ये प्राकृतिक दिख रहा है, ये प्राकृतिक मैप है। इसका प्रयोग हम लोग उत्तर प्रदेश की जो विभाजन है, उसमें करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों को पाया जाता है, कौन-सी नदी किस क्षेत्र में बहती है। तो आप इसे भी देखने का प्रयास करेंगे और इन 75 जिलों को भरने का प्रयास करेंगे। एक क्लास में हम लोग जिलों को भरने की शुरुआत ही करेंगे और सीखेंगे कि जिलों को कैसे भरा जाता है 75। तो ये राजनैतिक था और ये प्राकृतिक था। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की कुछ जानकारी को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आपको लिखा दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश भारत का एक सीमांत प्रदेश है। सीमांत का मतलब ऐसा प्रदेश जिसको पार करने के बाद प्रदेश या भारत की सीमा खत्म हो जाती है, तो सीमा का अंत हो जाता है। इसी वजह से सीमांत प्रदेश की संज्ञा दी। जिसकी उत्तरी सीमा किससे टच होती है? नेपाल के साथ साझा होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्व नामों की बात करें, तो वर्ष 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में जाना जाता था। समय-समय पर उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित होता गया। फिर बेटा 1877 में इसे आगरा, अवध, उत्तर पश्चिमी राज्य के रूप में जाना जाने लगा। फिर वर्ष आएगा 1902। 1902 में इसे आगरा, अवध का संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाने लगा। फिर आएगा वर्ष 1937 और 1937 में इसे संयुक्त प्रांत की संज्ञा दी गई। फिर समय आएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या पड़ा बेटा? उत्तर प्रदेश पड़ा। यही कारण है कि 24 जनवरी को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है या फिर उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखें। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की, तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1956 में। ये पुनर्गठन क्या है? जैसा कि आप जानते हैं जिस समय ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को नियंत्रित कर रही थी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट भारत को नियंत्रित कर रही थी, तो भारत में 11 बड़े प्रांत हुआ करते थे। 11 बड़े प्रांत हुआ करते थे और 565 रियासतें हुआ करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से जब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन भारत छोड़कर चले गए, तो इन 11 बड़े प्रांतों और 565 रियासतों का विलय कराया गया। विलय कराने के बाद एक भारत का निर्माण हुआ, जिसे अखंड भारत की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? अखंड भारत की संज्ञा दी गई। अब समय आया था कि भारत इतनी बड़ी इकाई है, इसका आसानी से नियंत्रण कैसे किया जाए, कैसे इसका सुचारू रूप से संचालन किया जाए। तो अब बात आई थी भारत के विभाजन की, कि भारत को छोटे-छोटे, छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाएगा और उन छोटे-छोटे टुकड़ों का आसानी से नियंत्रण किया जाएगा। तो ये छोटे टुकड़ों का आधार क्या था? कुछ लोग कह रहे थे भाषागत आधार पर भारत का विभाजन कर लो, कुछ लोग कह रहे थे सांस्कृतिक आधार पर कर लो। ऐसे ढेर सारे नए आधार बने और इसी कशमकश में एक बहुत लंबा समय बीत गया। बहुत विवादों ने जन्म लिया और अंततः वर्ष 1953 की समयावधि में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। ये बेटा जो आयोग था, ये त्रिसदस्यीय निकाय था। मतलब इसमें 3 सदस्य थे।
जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंद्रू और के.एम. पडिक्कर। इन तीनों लोगों ने ढेर सारे नए आधारों को जन्म दिया और समूचे भारत का विभाजन किया। और विभाजन करने के बाद इन 3 सदस्यीय निकाय ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य बेटा? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। जब ऐसा हो गया तो कितने राज्य बन गए? 14 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। कालांतर में ये जो 14 राज्य थे ये टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए और वर्तमान समय में राज्य कितने हैं? 28। ये यूनियन टेरिटरियों की संख्या भी बढ़ी और वर्तमान समय में कितनी है? 8। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जिन 14 राज्यों का गठन किया था, उन 14 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी था। और उसका गठन कब हुआ था? तो तिथि थी 1 नवंबर 1956। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। अगर हम लोग प्रदेश की राजधानी को जानने का प्रयास करें तो वर्ष 1836 में प्रदेश की राजधानी क्या रहेगी? आगरा रहेगी। 1858 में प्रयागराज एक दिन के लिए राजधानी बनाया जाएगा। अभी इतिहास में इस पे चर्चा करेंगे कि एक दिन के लिए राजधानी कैसी बनी थी। वर्ष 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बनाया गया प्रदेश की और वर्ष 1937 में पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया उत्तर प्रदेश की, जो कि आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अगर हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि समस्त भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। इसका मतलब यदि पूरे भारत में 100 गज जमीन है, 100 गज, अगर पूरे भारत की जमीन को हम 100 गज मान लें तो उत्तर प्रदेश के पास मात्र कितना गज जमीन है? 7.5 गज या 7 गज आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपको 2,40,928 किलोमीटर दिख रहा है। समूचे भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये 32,87,000 है और उत्तर प्रदेश के पास मात्र 2,40,000। तो आप प्रतिशत निकालेंगे तो 7.33% ही आने वाला है। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का पूरे भारत के राज्यों में चौथा स्थान है। पहले स्थान पर राजस्थान आता है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा सा जो क्षेत्र है बेटा, वो थार के मरुस्थल के रूप में विद्यमान है, अरावली पर्वत श्रृंखला के रूप में विद्यमान है। वहाँ पर आबादी बहुत कम निवास करती है। दूसरे की बात करें, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा सा क्षेत्र जंगलों को समेटे हुए है। यहाँ पर जंगलों का विस्तार सर्वाधिक है, पेड़ पौधे ज़्यादा हुए हैं। फिर है बेटा महाराष्ट्र, घनी आबादी वाला प्रदेश है, सारी चीज़ों से संपन्न प्रदेश है, भौगोलिक चकाचौंध का प्रदेश है, पूरे भारत की विषमताओं को समेटे हुए है। भारत के कोनों-कोनों से हर व्यक्ति यहाँ पर अपना एक सपना लेकर जाता है। फिर है उत्तर प्रदेश। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का समूचे भारत में कौन-सा क्रम है? चौथा। लेकिन अगर बेटा जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर हम लोग जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में पहला स्थान है। 19.98 करोड़ आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी आंकड़े आए नहीं हैं और जब आंकड़े आएँगे तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 24 से 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी होगी। अगर हम राज्य भाषा की बात करें, राज्य भाषा क्या होती है? किसी भी राज्य का जो सरकारी कामकाज है, जिस भाषा में किया जाता है उसे उस राज्य की राजभाषा कहते हैं। आप देखेंगे जैसे अभी ढेर सारे फॉर्मों के नोटिफ़िकेशन आ रहे होंगे, तो सरकार जो अपना नोटिफ़िकेशन जारी करती है वो हिंदी में करती है। इसका मतलब सरकार का जो सारा कामकाज है, उत्तर प्रदेश सरकार का, वो किस भाषा में किया जा रहा है? हिंदी भाषा में। तो किसी भी राज्य का सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है, उसे उस राज्य की राजभाषा कहते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा है हिंदी, जिसे वर्ष 1947 में अपनाया गया। अगर द्वितीय राजभाषा की बात करें तो उर्दू है, जिसे वर्ष 1989 में अपनाया। उच्च न्यायालय की बात करें तो प्रयागराज है और हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट कहाँ है? प्रदेश का प्रयागराज में है। लेकिन इसकी एक जो खंडपीठ है वो लखनऊ में भी बनाई गई है, जनता की सुविधा के लिए कि जनता को ज़्यादा दूर ना आना जाना पड़े। एक प्रदेश के छोर पर रहने वाला दूसरा व्यक्ति दूसरे छोर पर ना जाए, इस वजह से इसकी एक खंडपीठ कहाँ बना दी गई? लखनऊ में बना दी। अगर हम मंडलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है और नवीनतम मंडल कितना है बेटा?
अलीगढ़ है, जिसे वर्ष 2008 में बनाया गया। ये मंडल क्या होते हैं? किसी भी बड़े जिले की आबादी का जो नियंत्रण है, वो आसानी से किया जा सके, इस वजह से मंडलों का गठन किया जाता है। ये मंडलों की स्थिति क्या होती है, एक बार जरा निगाह बनाते हैं। जैसा कि आपको भारत जानते हैं, भारत भारत में ढेर सारे राज्य हैं बेटा। इन राज्यों के भीतर ढेर सारे जिले। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें कि भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ढेर सारे जिले हैं और जिलों की संख्या है 75। कुछ ऐसे जिले हैं जो कि बहुत घनी आबादी को समेटे हुए हैं। 2, 3, 4, 5, 6 या एक से अधिक जिलों को जब जोड़ दिया जाता है, तो जब जिलों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएंगे? मंडल। मंडल और फिर क्या आ गए? जिले। तो ये मंडल हैं क्या? जिलों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? मंडल। जब एक से अधिक जिलों को जोड़ा जाएगा तो उसे प्रशासनिक तौर पर एक नया नाम दिया जाएगा। उस नए नाम को मंडल के नाम से संबोधित किया जाएगा। जब मंडलों को जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? राज्य। और जब राज्यों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? समूचा भारत। अगर आपने कभी कोई प्रतियोगिता खेली होगी तो आपको स्टेट लेवल पे जाने से पहले आप डिस्ट्रिक्ट पे जाते होंगे। डिस्ट्रिक्ट पे खेलने के बाद आप मंडल लेवल पे खेलते होंगे और मंडल लेवल पे फिर आप राज्य पे जाते होंगे और राज्य से फिर आप नेशनल लेवल पर जाते होंगे। तो यही क्रम चलता है ताकि इस प्रदेश के सभी जिलों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। इस वजह से जिले की देखरेख के लिए जिलाधिकारी तो होता है, लेकिन 3, 4, 5 जब जिलों को जोड़ा जाता है तो मंडल बनता है और मंडल की देखरेख के लिए मंडलायुक्त होता है। कमिश्नर आपने नाम सुना। तो वो पूरे इन मंडलों की देखरेख करता है ताकि इस आबादी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो आपने मंडल की स्थिति देखी कि अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो मंडलों की संख्या 18 है और 18वां जो मंडल है वो अलीगढ़ है, वर्ष 2008 में बनाया। अगर हम बेटा विधान मंडल की बात करें तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था को समेटे। ये विधान मंडल क्या है, इसको भी देख लेते हैं। विधान का मतलब क्या होता है? कानून। मंडल का मतलब घर, कानून बनाने वाला घर। अगर हम लोग विधानमंडल की बात करें तो कानून बनाने वाली संस्था है। उससे पहले एक बार और चीज़ों को देखते हैं। जैसे आप भारत जानते हैं, भारत एक देश है। समूचे देश के लिए जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसका नाम है संसद। और संसद के 2 सदन होते हैं बेटा, एक होता है लोकसभा और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार भारत में राज्य भी तो होते हैं। राज्य राज्य में कानून बनाने वाली जो संस्था है, उसे राज्य विधानमंडल कहेंगे। राज्य विधान मंडल कहेंगे। जैसा कि भारत के स्तर पर, केंद्र स्तर पर कानून बनाने के लिए 2 घर हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी कहीं-कहीं 2 हैं तो कहीं-कहीं 1 है। भारत के 28 राज्य में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कानून बनाने के लिए 2 घर हैं। कितने राज्य ऐसे हैं? 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कानून बनाने के लिए कितने घर हैं? 2 घर हैं। वो कौन-कौन से 6 राज्य हैं? सबसे पहले यूपी, बड़ी आबादी वाला देश, उसका पड़ोसी बिहार। फिर आप महाराष्ट्र याद रखेंगे, महाराष्ट्र का पड़ोसी कर्नाटक। फिर आप आंध्र प्रदेश याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का पड़ोसी तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर राज्य में कानून बनाने के लिए 2 घर हैं और उन 2 घरों को किस नाम से जानते हैं? पहले का नाम है विधानसभा, विधान सभा, और दूसरे का नाम है विधान परिषद, विधान परिषद। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था या कानून को बनाने के लिए 2 संस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कौन-कौन सी? विधान परिषद और विधानसभा। वही लिखा है कि उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसमें एक है विधानसभा और दूसरी है विधान परिषद। बेटा ये जो विधानसभा है, ये निम्न सदन है, छोटा सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि आप विधानसभा चुनकर गए तो आप 5 वर्ष के लिए चुने। विधान परिषद उच्च सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बच्चों को कई बार समस्याएँ आती हैं कि पहचाने कैसे कौन बड़ा कौन छोटा? तो बेटा विधान तो दोनों में है, सभा 2 शब्द से बना है, 2 वर्णों से बना है और परिषद 4 से। तो जो बड़ा है वो ज़्यादा वर्णों से मिलकर बना है। तो ऐसे याद रखेंगे, विधान परिषद उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन। अगर हम उत्तर प्रदेश में हम विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो 403 प्लस 1, 403 सदस्य हैं और एक एंग्लो इंडियन है, आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार विधान परिषद की बात करें तो 99 प्लस 1 है, 1 का मतलब ही यहाँ पर क्या हो गया? एंग्लो इंडियन।
अब हम लोकसभा के सदस्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं? तो 80 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य जाते हैं? 31 सदस्य जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम जनसंख्या की बात करें तो 19.98 करोड़ है, जो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जो कि समूचे भारत की सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी और 1 देश के साथ साझा होती है। अगर हम उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा 2 राज्यों के साथ साझा होती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के साथ प्रदेश की सबसे छोटी सीमा साझा होती है। हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला जो उत्तर प्रदेश का जिला है, उसे सहारनपुर के नाम से, सहारनपुर के नाम से जानते हैं। फिर उत्तराखंड आ गया। अगर प्रदेश की पश्चिमी सीमा की बात करें तो प्रदेश की पश्चिमी सीमा राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के साथ साझा होती है। यहाँ पर दिल्ली आपको यूनियन टेरिटरी के रूप में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि प्रदेश की दक्षिणी सीमा किसके साथ साझा होती है, तो प्रदेश की दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साझा होती है। और एक पॉइंट को और याद रखेंगे, छोटी सीमा तो याद रख लिया, हिमाचल प्रदेश के साथ साझा होती है। और सबसे लंबी जो सीमा होगी वो मध्य प्रदेश के साथ साझा करेगा उत्तर प्रदेश। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें पूर्वी सीमा में 2 राज्य हैं, पहला है झारखंड, दूसरा कौन-सा है? बिहार। अगर देखने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये उत्तराखंड आपको दिख रहा होगा। ये आपको उत्तराखंड दिख रहा होगा। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश सहारनपुर के साथ सीमा साझा कर रहा है। फिर हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली यूनियन टेरिटरी, दिल्ली के बाद देखिए हरियाणा घूमकर फिर ऐसे आ गया, क्योंकि आपको पता है पूरा हरियाणा है, यहाँ पर छोटा-सा क्षेत्र दिल्ली का है। फिर आप देखिए राजस्थान, आपको राजस्थान हमने पश्चिमी सीमा के रूप में बताया है। फिर आप देखिए दक्षिणी सीमा में आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए यहाँ से सीमा साझा करने की शुरुआत होगी, ये पूरा समेटते हुए यहाँ तक चला आएगा, सबसे लंबी सीमा साझा कर रहा है। फिर आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिखेगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपको झारखंड दिखेगा। ये दोनों राज्य प्रदेश के एकमात्र जिले के साथ सीमा साझा करते हैं। ध्यान से अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की भी सीमा सोनभद्र से लग रही है और झारखंड की भी सीमा किससे लग रही है? सोनभद्र से लग रही है। अगर हम पूर्वी दिशा की बात करें तो पूर्वी दिशा में 2 राज्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, एक हो गया बिहार और दूसरा हो गया झारखंड। अब हम देखेंगे एक देश, तो देश का नाम क्या है? नेपाल। नेपाल की सीमा किसके साथ साझा होती है? उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है। अब हम लोग इन सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित विविध प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिले एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 11। वो कौन-कौन से? आपको क्रम नहीं याद रखना है। वो तभी आपको आसानी से याद हो पाएगा जब आप मैप को बार-बार देखेंगे, उसे 2-3 बार भरेंगे। आने वाले 10-15 दिन जब तक ये सीरीज़ चलेगी, तब तक आप रोज़ मैप को 5 मिनट का समय अगर देने की शुरुआत कर देंगे, तो आपको ये हूबहू कंठस्थ हो जाएँगे। जैसे पहला जिला कौन है? आगरा, दूसरा इटावा, फिर जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा को साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। उत्तर प्रदेश अपने सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है और हिमाचल प्रदेश के साथ प्रदेश का सहारनपुर एक जिला है, वही सीमा साझा करता है और कोई साझा नहीं करता। सहारनपुर की सीमा 3 प्रदेशों के साथ टच होती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। ये 3 सीमावर्ती प्रदेश हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं। सर्वाधिक 4 प्रदेशों के साथ सीमा साझा करने वाला प्रदेश का जिला कौन-सा है? सोनभद्र। आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे, चीज़ें आपको पता लग जाएँगी। आप इधर दक्षिण दिशा से शुरुआत करेंगे तो दक्षिण में आपको मध्य प्रदेश दिखेगा। मध्य प्रदेश के बगल में आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा। छत्तीसगढ़ के बगल में आपको झारखंड दिखेगा। झारखंड के बगल में आपको बिहार दिखेगा। तो ये वो 4 राज्य हैं जो सोनभद्र के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। पहला कौन-सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, मतलब 3 ओर से समेटे हुए है मध्य प्रदेश। जैसा कि अभी देखिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ललितपुर आपको दिख रहा होगा। इधर भी मध्य प्रदेश समेटे हुए, इधर भी मध्य प्रदेश समेटे हुए, दक्षिण में भी मध्य प्रदेश समेटे हुए। ललितपुर की सीमा एकमात्र
जिले के साथ साझा होती है जिसका नाम क्या है? झांसी। इस बात को भी याद रखिए कि ललितपुर की सीमा किस जिले के साथ साझा होती? झांसी के साथ साझा होती है। बाकी 3 ओर से उसकी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ साझा होती है। यूपी के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं जिनका क्रम पूर्व से पश्चिम निम्न क्रम में है। इस बात को आप याद रखेंगे, मैप को देखते-देखते चीज़ें आपको हूबहू कंठस्थ हो जाएँगी। पहला है महाराजगंज, दूसरा है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 ऐसे जिले हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से कितने किलोमीटर लगती है? 579 किलोमीटर लगती है, इस बात को याद रखें। यूपी के 8 जिले एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। ये एनसीआर क्या है पहले इसको समझते हैं। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आप देखेंगे कितनी विकसित है। ठीक उसी प्रकार भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली विकास का केंद्र है। आज से नहीं, सैकड़ों साल पहले से ही नई दिल्ली पूर्ण रूपेण विकसित रहा है। तो समूचे भारत का आकर्षण का केंद्र रहा है। हर व्यक्ति दिल्ली में बसना चाहता है, दिल्ली में रोजगार के माध्यमों को सृजित करना चाहता है। तो पूरे भारत के कोनों-कोनों से आबादी कहाँ पहुँची जाकर? नई दिल्ली पहुँची जाकर, दिल्ली पहुँची जाकर। जिसके कारण दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया, दिल्ली के लोगों को समस्याएँ उत्पन्न होने लगी। तो सरकार ने एक योजना बनाई कि जैसे दिल्ली को विकसित किया गया है, वैसे ही दिल्ली के सीमावर्ती राज्यों के कुछ जिलों को ऐसे विकसित कर दिया जाएगा, ताकि ये जो आबादी है, ये वहाँ जाकर आसानी से रह सके और अपने रोज़मर्रा को काम करने के लिए नई दिल्ली और दिल्ली के क्षेत्रों में आ सके। तो ऐसे ही नई दिल्ली और दिल्ली के सीमावर्ती प्रदेशों के कुछ जिलों को चुना गया और जिलों को चुनने के बाद एनसीआर का गठन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए? 8 जिलों को चुना गया और इनका बहुत अच्छे से विकास किया गया। अभी आप देखेंगे इन जिलों में विकास का जो क्रम है वो शीर्षस्थ पैमाने पर मापा गया है। पहला है गाज़ियाबाद। आपके बहुत सारे मिलने वाले जो आईटी सेक्टर में काम करते होंगे, वो गुड़गाँव में रहते होंगे, गाज़ियाबाद में रहते होंगे, इधर ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते होंगे। फिर है हापुड़, फिर है मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुज़फ्फरनगर, शामली और बागपत। ये 8 वो जिले हैं जो एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन-सा है? ललितपुर। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ललितपुर के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र प्रदेश का जिला है झांसी। कौन है बेटा? झांसी। बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले जिले महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। आप इनको मैप में जब 2-3 बार भरेंगे तब आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो सीमा साझा करता है, जिसका नाम क्या है? सोनभद्र। उत्तराखंड के साथ सीमा कौन-कौन से जिले साझा करते हैं? तो सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये वो जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर हैं दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले, तो गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद, जैसे शुरुआत में ही हमने आपको बताया था। फिर राजस्थान के साथ 2 जिले सीमा साझा करते हैं, मथुरा और आगरा। ये वो 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के किसके साथ सीमा साझा करते हैं? राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के साथ अगर बात करें सीमा साझा करने वाले जिले, तो बेटा कौन-कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये 6 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं? हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन-सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है उसका नाम क्या है? सहारनपुर। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा था। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। अगर हम पूर्वी जिले की बात करें, गलत लिखा है बेटा, ये पश्चिम दिशा होगी, तो पश्चिमी जिला कौन-सा है? शामली। तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी जिला वो कौन-सा है? शामली। ठीक उसी प्रकार अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले की बात करें, तो पूर्वी जिला होगा बलिया। पूर्वी जिला कौन-सा होगा? बलिया होगा, बलिया। अगर हम उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन-सा होगा? सोनभद्र, जैसा कि शुरुआत में ही हमने देखा। आप मैप अपने सामने खोल कर रखेंगे, आपको ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। अगर हम राज्यों की बात करें,
तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश। पूर्वी राज्य कौन-सा है? बिहार। पश्चिमी राज्य कौन-सा है? हरियाणा। और अगर हम दक्षिणी राज्य की बात करें, तो छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा। दक्षिणी राज्य कौन-सा है उत्तर प्रदेश का? छत्तीसगढ़। तो आप इनके जो पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर पर स्थित जिलों और राज्यों के भी क्रम को हमने देखा। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रशासन से संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ लेते हैं। अगर हम बेटा बात करें उत्तर प्रदेश के राज चिन्ह की, तो उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह है क्या? एक वृत्त है। उस वृत्त के अंदर तीर और धनुष है। 2 पट्टियाँ आपको दिख रही हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा पूरा सा ये वृत्त हो गया। वृत्त के अंदर एक धनुष और तीर है, लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार। फिर नीचे आपको 2 मछलियाँ दिख रही होंगी। मछलियों के साथ-साथ आपको यहाँ पर 2 पट्टियाँ दिख रही हैं, ये देखिए। ये 2 पट्टियाँ जो हैं, ये गंगा और यमुना का प्रतीक है। एक पट्टी का नाम गंगा है और दूसरे का नाम क्या है? यमुना है। अगर हम राजकीय वृक्ष की बात करें प्रदेश का, तो अशोक है, जिसे सीता अशोक भी कहा जाता है। अगर हम राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है। पलाश का मतलब टेसू और आपको इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। टेसू का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। कई बार पेपर में पूछा गया है। ये आपको पुष्प दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है? पलाश। राजकीय पशु की बात करें तो प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। और अगर हम राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस यानी क्रॉन्च, जैसा कि आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें, आप देख लीजिएगा, हम आपको भेज देंगे ग्रुप में। अगला है बेटा राजकीय खेल कौन-सा है? हॉकी। और राजकीय भाषा कौन-सी है? हिंदी और उर्दू। हिंदी को कब अपनाया गया? 1947 में। और उर्दू को कब अपनाया गया? 1989। ये था उत्तर प्रदेश का प्रशासन से जुड़े। वर्तमान अगर बेटा मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजनैतिक एवं प्रशासनिक ढांचा कि उत्तर प्रदेश को किस ढांचे में ढाला गया है। तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और जो मंडल है, मंडल हमने आपको पहले ही बताया कि जब जिलों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? मंडल। जब मंडलों को जोड़ा जाएगा तो राज्य, और राज्य को जोड़ा जाएगा तो समूचा भारत। तो अगर मंडल की बात करें तो मंडल तो 18 और 18वां मंडल कौन-सा है? अलीगढ़। वर्ष 2008 में मंडल की संख्या दी गई। अब इन मंडलों के मुख्यालय भी तो होंगे जहाँ से मंडल को नियंत्रित किया जाएगा, जिलों पर देख-रेख की जाएगी। तो इन मंडल के मुख्यालय हमने 2 के नाम लिख रखे हैं। बचे हुए के अगर आपको मिल जाए तो आप उसी नाम को ही टिक कर देंगे, वही सही उत्तर होगा। बस इन 2 का नाम अलग था तो इन 2 को लिख लिया गया। पहला है देवीपाटन। देवीपाटन का क्या है? गोंडा। और चित्रकूट मंडल का मुख्यालय क्या है बेटा? बांदा। ये आपको बस 2 याद रखने। नवीनतम मंडल अलीगढ़, वर्ष 2008। बड़े मंडल कौन से हैं? जिनमें ज़्यादा जिले होंगे वो बड़े मंडल होंगे। जैसे कानपुर, मेरठ, लखनऊ, इनमें जिलों की संख्या कितनी है? 6। और छोटे मंडल कौन से हैं? सहारनपुर, झांसी, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर और बस्ती। इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 3। 3-3 जिलों को जोड़कर एक मंडल बनाया गया है, तो छोटे मंडल हो गए। और जब 6-6 जिलों को जोड़कर एक मंडल बनाया जाए, तो बड़े जिले होंगे। अगर नगर निगम की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17। और 17वां नगर निगम कौन है? शाहजहाँपुर। जिसे कब बनाया गया? जिसे वर्ष 2018 में नगर निगम की संज्ञा दी गई। इस बात को याद रखिएगा, 2008 गलत लिखा है, 2018 इसका सही उत्तर। अब हम नगरों के परिवर्तित नाम देखें। जैसे बीते हुए समय में एक ट्रेंड सा चला है, नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं। और इस नाम परिवर्तन का मुख्य आधार सिर्फ इतना है कि आज के जो सैकड़ों साल पहले जिन क्षेत्रों के जो नाम हुआ करते थे, उन्हें वो नाम दोबारा से दिए जा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उस क्षेत्र से निकली हुई कोई चर्चित, कोई उपलब्धि, कोई ख्याति प्राप्त, कोई प्रतिभा संपन्न विभूति को उस क्षेत्र के नाम से ही संबोधित किया जाए। जैसे कि पहले हापुड़ था। हापुड़ को वर्तमान में ज्योतिबा फूले नगर के नाम से संबोधित किया जाता है। संभल को भीमनगर के नाम से संबोधित किया जाता है। शामली को प्रबुद्ध नगर के नाम से संबोधित किया जाता है। हाथरस को महामाया नगर के नाम से संबोधित किया जाता है। ये वर्तमान नाम है, ये प्राचीन नाम है। कासगंज को काशीराम के नाम से संबोधित किया जाता है। कानपुर देहात कानपुर नगर से सटा हुआ जिला है। रामाबाई नगर के नाम से संबोधित किया जाता है। अमेठी को छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम से संबोधित किया जाता है। फैजाबाद का नाम क्या है? अयोध्या। और बेटा इलाहाबाद का नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। ठीक उसी प्रकार मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम है, क्या कर दिया गया है?
दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन या जंक्शन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जिला है उसका नाम क्या है? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़। और हापुड़ का भी हमने नाम देखा क्या है? ज्योतिबा फुले। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर। और न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? मथुरा में। अब हम देखते हैं वर्तमान प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75। तो 75 जिलों का मुख्यालय भी तो होगा, जहाँ से जिले को नियंत्रित किया जाएगा। जहाँ पर मुख्यालय होगा अधिकांशतः आप देखेंगे जेल भी वहीं पर होगी, बीएसए ऑफिस भी वहीं पर होगा, डीआईएस ऑफिस भी वहीं पर होगा, जिला अधिकारी का निवास स्थान भी वहीं पर होगा। जैसे हम कानपुर की अगर बात करें, तो कानपुर का जो मुख्यालय है वो कानपुर ही है। कानपुर जिले का जो मुख्यालय है वो कानपुर ही है। आप कानपुर में बड़े चौराहे के निकट जाएँगे, आपको जेल भी मिलेगी, आपको कचहरी भी मिलेगी, आपको न्यायालय भी मिलेगा, आपको डीएम आवास भी मिलेगा, आपको बीएसए ऑफिस भी मिलेगा, आपको डीआईएस ऑफिस भी मिलेगा, आपको सरकारी अस्पताल भी मिलेगा। मतलब जिले की समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं को जिन क्षेत्रों में विद्यमान किया जाता है, जिन क्षेत्रों से जिले की समूची जनसंख्या का नियंत्रण किया जाता है, उस क्षेत्र को ही हम लोग मुख्यालय के रूप में पाते हैं। तो ये वो जिले रखे हैं जिनके मुख्यालयों के नाम अलग हैं। जैसे कानपुर अगर आपको आ जाए, तो वो नहीं लिख रखा है, तो आप कानपुर का कानपुर कर दीजिए। ये वो जिले हैं जिनके नाम अलग हैं, जिनके मुख्यालय अलग हैं। पहला है बेटा अमेठी। अमेठी का मुख्यालय क्या है? गौरीगंज। यहाँ से एक बहुत चर्चित व्यक्ति आते हैं, मनोज मुस्तसिर, आपने सुना होगा। बहुत बड़े लेखक हैं, गानों को लिखते हैं, तेरी मिट्टी उन्हीं का गाना है। यहीं गौरीगंज से आते हैं। आप कई बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कई बार आप उनके मुँह से गौरीगंज का ज़िक्र ज़रूर सुनेंगे। फिर है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय क्या है? अकबरपुर। फिर है लखीमपुर खीरी का मुख्यालय है खीरी। जालौन का मुख्यालय क्या है? उरई है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। कुशीनगर का है पडरौना। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय क्या है? नौगढ़। संभल का मुख्यालय क्या है? पवासा। कौशाम्बी का मुख्यालय है मंझनपुर। संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद। फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहपुर। सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। और गौतम बुद्ध नगर का क्या है बेटा? नोएडा। क्या है? नोएडा है मुख्यालय। अब हम लोग यूपी के भौगोलिक विस्तार को पढ़ लेते हैं कि यूपी कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। इसको समझने से पहले आपको 2 प्रकार की रेखाएँ आना बहुत ज़रूरी है। एक अक्षांश रेखा है, दूसरी देशांतर रेखा। तो अगर हम बात करें, ये पृथ्वी है। जो रेखाएँ पृथ्वी को छल्लों में विभाजित कर देती है, ये देखिए लेटी हुई रेखा है, लेटी हुई रेखा है। इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। जो रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। इन रेखाओं के नाम क्या है? देशांतर रेखा। अगर हम उत्तर प्रदेश के विस्तार की बात करें, तो जैसा आपको ये मैप में दिख रहा होगा, एक लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं। ये जो लेटी हुई लाइन है, इसे अक्षांश रेखा कहेंगे। उत्तर दिशा में स्थित है, इस वजह से उत्तरी अक्षांश कहेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो रेखा खींची हुई है, इस रेखा को देशांतर रेखा कहेंगे। ये अक्षांश रेखा है बेटा, ये वाली। और ये दोनों देशांतर रेखा है। अगर उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो 23 डिग्री 52 मिनट। ये जो लाइन है, ये कितने डिग्री पर है और कितने मिनट पर है? ये जो लाइन गई है 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। ये है 31 डिग्री 28 मिनट तक इसका विस्तार है। अगर हम देशांतर की बात करें, तो ये पूर्वी देशांतर है। ये भी पूर्वी देशांतर होगा। 77 डिग्री 30 मिनट। 77 डिग्री 30 मिनट से इसका विस्तार कहाँ तक है? 84 डिग्री 39 मिनट तक ये प्रदेश का विस्तार है, जो प्रदेश इन आंकड़ों को समेटे हुए। अगर प्रदेश की हम पूरब से पश्चिम सीमा की बात करें, इसकी एक लाइन खींच दें, एक रेखा खींच दें और इसकी लंबाई की बात करें, तो ये आएगी 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण सीमा की बात करें, तो ये आएगी 240 किलोमीटर। ये था उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, कि उत्तर प्रदेश किन उत्तरी अक्षांशों और किन पूर्वी देशांतरों के मध्य में स्थित है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, सब आपको लिखा दिख रहा होगा। 650, 240, 23 डिग्री 52 मिनट, 31 डिग्री 28 मिनट,
70 डिग्री 30 मिनट, 84 डिग्री 39 मिनट। अब हम लोग देखते हैं प्रशासनिक इकाइयाँ। आपको इसमें सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है। आपको केवल इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है जो हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये समय-समय पर बदलते आंकड़े हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आप उत्तर प्रदेश की साइट से इन आंकड़ों को दोबारा निकाल लेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। बस इतनी बात याद रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, बस इतना याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो तहसीलें हैं 351। बस आपको ये 2 पॉइंट इस पूरी स्लाइड में याद रखने हैं। अगर ये याद हो जाएँ तो बढ़िया है, ना याद हो तो और बढ़िया। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या धर्म के अनुसार कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 80% कह सकते हैं, 79.73% हिंदू निवास करते हैं। मुस्लिमों की बात करें तो लगभग 20% कह सकते हैं। मुस्लिमों का जो प्रतिशत है वो 19.26% मुस्लिम निवास करते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे सिख 0.32%, अन्य धर्म के लोग 0.01% निवास करते हैं। अगर हम बात करें बेटा ईसाई की तो 0.18%, अगर हम बात करें बौद्धों की तो 0.10%, अगर हम बात करें जैनों की तो 0.11% जैन निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में 0.29% लोग ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को मानने को तैयार हैं। बस आपको अगर ये 2 याद हो जाएँ कि प्रदेश में 80% के करीब हिंदू हैं और मुस्लिमों की जो तादाद है वो 19.26% है, तो इतना ही पर्याप्त है। ये उत्तर प्रदेश का धर्म अनुसार विभाजन है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग किस धर्म को मानने वाले रहते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश का थोड़ा-सा सामान्य परिचय और देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो फसलें हैं, फसलें तो बहुत प्रकार की होती हैं। हर प्रकार की फसल उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश धनी है इस मामले में। कृषि के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक धनी प्रदेश है। पानी की समस्या नहीं, सूरत बराबर से पड़ता है, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में कोई दखल-अंदाज़ी नहीं हो पाती है, जिसके कारण फसल का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। किंतु उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में इन्हीं प्रकार की फसलों को किया जाता है। आप जब आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता है लगेगा कि किसी विशेष फसल को उपजाने के लिए किसी विशेष प्रकार की मिट्टी, किसी विशेष प्रकार के तापमान की आवश्यकता होती है। कुछ फसलें बहुत अधिक तापमान में पक जाती हैं, कुछ फसलों को पकने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो उत्तर प्रदेश में तो तापमान शीर्षस्थ पायदान पर रहता है। तो यहाँ पर वही फसलें होंगी जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, जिनको टेम्परेचर यानी ताप की ज़्यादा आवश्यकता है, जिनको सूर्य-तप का ज़्यादा भाग लेना है। तो चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, मूँग और अरहर, ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती हैं। फल तो अनेक प्रकार के होते हैं, पर सर्वाधिक प्रतिशत में कौन होंगे? आम और अमरूद। उत्तर प्रदेश में नदियों की बात करें तो नदियों की संख्या अनंत है। अब आप ये समझ लीजिए पूरे समूचे भारत में 4 से 5 हज़ार के करीब नदियाँ हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर आप मोटा-मोटा आँकड़ा भी देखेंगे तो लगभग 1 से 1,500 नदियाँ निकल आएँगी। लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण पढ़नी है वो गंगा है। गंगा की सहायक नदी यमुना है। गंगा में जो आकर मिल रही हैं, उन गंगा में मिलने वाली घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी, ये नदियों को पढ़ना है। फिर यमुना पढ़ना है और यमुना की सहायक नदी आपको पढ़ना है चंबल, बनास, काली सिंध, सिंध, पार्वती, घसान, केन, बेतवा, इन नदियों को पढ़ना है, बस इतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें लोक नृत्य की तो लोक नृत्य हर छोटे-छोटे क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, जिलों के हिसाब से भी नृत्य डिवाइड है, तो उनको भी बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे। पहला है चरकुला, कर्मा, पाडवानी, पाई डंडा, थारू और साहर, ये उत्तर प्रदेश के। अगर ऐतिहासिक स्थलों की बात करें कि किन स्थलों में आप जाकर उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो स्थान है आगरा, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयागराज, कौशाम्बी। अब अयोध्या तो गढ़ बन गया है पर्यटन का। देखिएगा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला अयोध्या, मथुरा और वृंदावन है। समूचे भारत से सनातन धर्म को मानने वाले लोग इन स्थानों पर अपने इष्टों की उपासना करने के लिए पहुँचते हैं। अब समूचा भारत नहीं, समग्र विश्व अयोध्या का दर्शन अभिलाषी है। समूचे भारत को छोड़ दीजिए, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं अयोध्या को देखने। कौशाम्बी बुद्धिस्ट सर्किट है, कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, झांसी। ये कुछ वो स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश के घूमने के लिए तो उत्तर प्रदेश अपना आप कोई भी गली-गली घुमाएँगे जाकर।
वो अपने आप में नई विषमताओं को समेटे हुए। पर ये कुछ ऐसे पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल हैं, जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इस क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को, जिसमें हम लोगों ने केवल उत्तर प्रदेश के ओवरऑल व्यू को देखा, ऊपर-ऊपर चीज़ों को समझने का प्रयास करा। अगली क्लास से हम लोग डिटेल वाइज़ पढ़ेंगे, किसी एक चैप्टर को उठाएँगे और उसे पूर्ण रूप से खत्म करेंगे, उसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।